an interesting topic which is very useful for you, which is electric field lines. अब तक हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में एक्सटेंसिव डिस्कशन कर चुके हैं और अब हमारे पास वक्त है पढ़ने का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। और इसके बारे में तुम 10th में थोड़ा बहुत सुने हो, है ना। अब इसके बारे में डिटेल में पढ़ोगे तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी एग्जाम हो जाए, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो जाए, बोर्ड के एग्जाम हो जाए, इससे तो सवाल रहता ही रहता है। ओके, तो इसलिए इसको समझना जरूरी है। ये है क्या और इसकी प्रॉपर्टीज है क्या, मतलब 7-8 प्रॉपर्टीज है जो कि बहुत ही मतलब बेसिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आयो और समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है क्या। तो पहले पहले इसका डेफिनेशन समझना है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कोई भी चार्ज जब प्लेस होता है एक स्पेस में, उसके चारों तरफ बन जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस तरह का ना, जब इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में थोड़ा वो फैराडे नाम का जो साइंटिस्ट था ना, वो सोच रहा था कि कैसे एक चार्ज इनविजिबल फोर्स लगा देता है दूसरे चार्ज के ऊपर। हमको तो पता चल गया था कि चार्ज जो फोर्स लगाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो एक फील्ड फोर्स है, अपने चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट करता है, उस फील्ड के थ्रू दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगाता है। मगर वो फील्ड कैसे फोर्स को कैरी करता है ना, उसके दिमाग में थोड़ा वो कन्फ्यूजन क्रिएट किया। तो उसकी वजह से वो इमेजिन करके ये फोर्स लाइंस का ये कंसेप्ट दे दिया। फोर्स लाइन मतलब वो बोलने लगा कि एक चार्ज जो है ना, उसके चारों तरफ फोर्स लाइन क्रिएट करता है, जो कि लाइन जाते हैं जैसे स्पाइडरमैन का जो हुक की तरह जाते हैं और दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स कैरी करके उसके ऊपर अप्लाई करते हैं, आइदर उसको अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं। तो इस तरह का फोर्स लाइंस उसके चार्ज के चारों तरफ रहता है, जो कि फोर्स को कैरी करके लेके जाते हैं। मगर धीरे धीरे और उसके ऊपर रिसर्च वगैरह चला और फाइनली हमको पता चला ये फोर्स लाइंस नहीं है, ये फील्ड लाइंस है। और ये फील्ड लाइंस एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती, ये इमेजिनरी लाइंस एक्चुअली हम फील्ड का बेहतर विजुअलाइजेशन के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। बात है समझ में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए पेपर के ऊपर बढ़िया से उसको समझने के लिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम शो कर रहे हैं। इतना क्लियर है। तो देखो इसका डेफिनेशन है क्या। तो पहले इसको ऐसे डिफाइन किया गया था कि दीज आर स्ट्रेट या कर्व लाइंस। तो ये स्ट्रेट हो सकता है और कर्व्ड भी हो सकता है। कब स्ट्रेट होगा कब कर्व्ड होगा ये भी बताऊंगा आगे। तो देखो ये स्ट्रेट कर्व लाइंस ड्रॉन टू रिप्रेजेंट फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए जो स्ट्रेट या कर्व्ड लाइंस हम ड्रॉ करते हैं उसको ही बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। मगर यहाँ पे एक कंडीशन है। वो कंडीशन है क्या? कंडीशन ये है कि वो फील्ड लाइन का कोई भी एक पॉइंट पे तुम टेंजेंट ड्रॉ करो, वो टेंजेंट दे देगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन। बात है समझ में, उस पॉइंट पे। तो ये है कंडीशन जो कि मैं बाद में जोड़ा हूं इसके साथ। सच दैट टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट टू द लाइंस गिव डायरेक्शन ऑफ ई, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। बताइए ये कंप्लीट डेफिनेशन हो गया। इसको लिखोगे मार्क्स नहीं कटेगा। तो सबसे पहले ये स्ट्रेट और कर्व्ड लाइंस ड्रॉन टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो लिखना ही है। फिर बाद में इसका कंडीशन उसके साथ जोड़ देना, सच दैट टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द मतलब लाइन, है ना, gives the direction of electric field intensity at that point। तो इसको डायग्रामेटिकली आप समझते हैं। लेट अस सपोज ये AB जो है ना, AB हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। तो यहाँ पे मैं 2 पॉइंट कंसीडर कर रहा हूँ P और Q, 2 पॉइंट। तो इस पॉइंट पे यहाँ पे एक टेंजेंट में ड्रॉ किया, तो यहाँ पे ये जो टेंजेंट है ना, इस पॉइंट पे ये दे देगा इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब फील्ड इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन इस पॉइंट पे किस तरफ है, वो ये टेंजेंट दे देगा EP का डायरेक्शन। बात है समझ में। क्योंकि आप लोगों को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन उसी तरफ रहता है जिस तरफ फोर्स लगता है। तो यहाँ पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मैं रखूंगा तो इस डायरेक्शन में वो मूव करेगा, इसलिए फोर्स इस तरफ लगेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन भी इस तरफ, टेंजेंशियल। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर Q पॉइंट और एक पॉइंट है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर है और एक फील्ड लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, तो यहाँ पे अगर दूसरा मैं टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ, ये जो टेंजेंट दे रहा है कि इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसके डायरेक्शन को। पता है समझ में। तो ये है EQ का डायरेक्शन। सिमिलरली कोई भी पॉइंट पे तुम टेंजेंट ड्रॉ करोगे, वो टेंजेंट दे देगा डायरेक्शन किसकी, उस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यूज है। हाँ, ये उसका डायरेक्शन है। पता है समझ में। तो ये है हमारा डेफिनेशन। अब नेक्स्ट पॉइंट जो बताने जा रहा हूँ इसको ध्यान से सुनिए। अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है पॉजिटिव चार्ज की वजह से, तो इसका मतलब हमारा सोर्स चार्ज पॉजिटिव है, उसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम उसका फील्ड लाइंस को ऐसे दिखाते हैं, रेडियली आउटवर्ड्स, रेडियली बाहर की तरफ उसका डायरेक्शन रहता है।
तो जो कोई भी फील्ड है ना उसका डायरेक्शन बाहर की तरफ होगा, इनडायरेक्टली आप समझ लेना कि वो पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, तो सिमिलरली ना जहां पे देखोगे रेडियली इनवर्ड, रेडियली मतलब अलोंग द रेडियस बाहर से अंदर की तरफ ये फील्ड लाइंस आ रहे हैं, तो रेडियली इनवर्ड अगर फील्ड लाइंस है तो इसका मतलब हमारा जो सोर्स चार्ज है वो क्या है, नेगेटिव है। तो इसका मतलब सोर्स चार्ज के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह का रिप्रेजेंट किया जाएगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरह का रिप्रेजेंट किया गया है रेडियली आउटवर्ड फील्ड लाइन से, तो इसका मतलब सोर्स चार्ज पॉजिटिव है। अगर उसका इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरह का रिप्रेजेंट किया गया है रेडियली इनवर्ड फील्ड लाइन से, तो इसका मतलब सोर्स चार्ज क्या है, नेगेटिव। तो अब हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, उसका डेफिनेशन और थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन। अब हम पढ़ने जा रहे हैं उसके प्रॉपर्टीज, जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। सबसे पहला जो हमारा प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, उसको मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनो। देखो सबसे पहला प्रॉपर्टी यही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस कर्व्स, है ना। कंटिन्यूअस कर्व्स का मतलब क्या है, तो इसका मतलब एक पॉजिटिव चार्ज से वो शुरू होते हैं और जाके इनफाइनाइट पे खत्म होते हैं। बात है समझ में। अगर आसपास में कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, ये बात ध्यान से कान खोल के सुन लो, हमेशा पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शुरू होगा। अगर आसपास कहीं नेगेटिव चार्ज है तो वहां पे जाके खत्म होगी। अगर कोई भी नेगेटिव चार्ज नहीं है, सिर्फ एंड सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है, तो जाके इनफाइनाइट तक वो चल जाएगा और इनफाइनाइट पे ही खत्म होगा। पता है समझ में। तो अगर सिर्फ एंड सिर्फ एक जगह पे नेगेटिव चार्ज है तो इसका मतलब तो वहां पे आके सारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस खत्म हो गए। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस कर्व्स। तो ये कंटिन्यूअस कर्व्स के बाद ये जो पॉइंट, इसको भी याद रखो कि दे डोंट फॉर्म क्लोज्ड लूप्स। इसका मतलब लूप का मतलब होता है, देखो जब एक कर्व होकर वापस आके ऐसे जुड़ जाता है ना, ये एक लूप फॉर्म हो गया। मगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी लूप नहीं बनाते। इसका मतलब एक अगर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है तो यहाँ से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गया तो जाके बाहर ही खत्म होगा, कभी भी वो लाइंस ऐसे वापस आके इधर ही खत्म नहीं होगा। तो इसका मतलब वो कभी भी एक क्लोज लूप बनाएगा नहीं। आगे जाके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में जब देखेंगे ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाता है, मगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप बनाता नहीं है। एक पॉजिटिव चार्ज से वो शुरू होता है और एक नेगेटिव चार्ज पे वो खत्म होता है। अगर नेगेटिव चार्ज है नहीं तो ये इनफाइनाइट तक चलते जाता है। तो यही है हमारा पूरा कहानी किसके बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। तो यहाँ पे दो पॉइंट आपको याद रह गए, दो टर्म याद रखो। एक है दीज आर कंटिन्यूअस कर्व्स, सेकंड है कि दे डोंट फॉर्म क्लोज लूप्स। क्लोज लूप्स का मतलब है जहां से शुरू होते हैं वापस घूम के वहीं तक आते नहीं है। क्लियर है। तो अब देखो नेक्स्ट है, इफ ए चार्ज इज आइसोलेटेड। आइसोलेटेड मतलब अकेला चार्ज है, उसके आसपास कोई भी चार्ज नहीं है, तो उसका जो फील्ड लाइन है वो स्ट्रेट रहेगा। बात है समझ में। तो इसलिए अगर एक चार्ज आइसोलेटेड है, एक चार्ज अकेला है, तो उसका फील्ड लाइंस कैसे रहेगा, स्ट्रेट। ये याद रखना है हमेशा। जब फील्ड लाइन से स्ट्रेट दिख गया इसका मतलब एक चार्ज आइसोलेटेड, उसके आसपास कोई भी चार्ज है नहीं। मगर जब फील्ड लाइन से आपको कर्व दिखेगा, इसका मतलब एक चार्ज के आसपास कोई दूसरा चार्ज है। तो इसका मतलब चार्ज आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं। तो इंटरैक्शन जब होता है, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं, उस केस में उनका जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो कर्व्ड हो जाता है, स्ट्रेट नहीं रहता है। इसका कारण है कि फील्ड लाइंस एक दूसरे के ऊपर प्रेशर लगाते हैं, लैटरल प्रेशर इसको बोलते हैं। उसको आगे भी थोड़ा बहुत और बताऊंगा। बताया समझ में। तो यहाँ पे एक पॉइंट आप लोगों को याद रखना है, वो ये है कि जब चार्ज रहेगा अकेला उस केस में उसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रहेगा स्ट्रेट। मगर जब चार्ज एक से ज्यादा रहेगा उस केस में उसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे दिखेगा, कर्व दिखेगा। कैसे दिखेगा, कर्व मतलब मुड़ जाएगा। क्लियर है। अब देखो तो ये पॉइंट भी आप लोगों को बता दें कि पॉजिटिव चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शुरू होगा और कहाँ पे खत्म होगा, नेगेटिव चार्ज पे आके खत्म होगा। अगर नेगेटिव चार्ज नहीं है तो इनफाइनाइट तक चल जाएगा। क्लियर है। अब मैं दूसरा प्रॉपर्टी बताने जा रहा हूं आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। ओके, तो ध्यान से सुनो। दूसरा प्रॉपर्टी यही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे नेवर इंटरसेक्ट। इसका मतलब देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूँ कि ये सवाल पूछा जाता है कि क्यों दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं एक पॉइंट पे। ओके, तो इसका कारण अब समझना है आप लोगों को, है ना। दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज इफ दे विल इंटरसेक्ट, अगर वो इंटरसेक्ट करते हैं
तो एट ए सिंगल पॉइंट, एक पॉइंट पे देयर विल बी टू डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इसका मतलब अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं तो एक पॉइंट पे दो टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। इसका मतलब उस पॉइंट पे दो वैल्यूज या दो डायरेक्शन आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, व्हिच इज इम्पॉसिबल, क्योंकि हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर जितने भी सारे पॉइंट्स हैं तो सारे पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक ही यूनिक वैल्यू है और उसका डायरेक्शन भी एक ही है। दो वैल्यूज कभी भी नहीं हो सकता है एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो इसलिए अगर यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और दोनों फील्ड लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट कर लिए। अगर इंटरसेक्ट कर लिए, मेरे को बताओ, यहाँ पे मैं टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे दूसरा टेंजेंट ड्रॉ कर दिया और दोनों टेंजेंट दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यूज को मेरे को दे दिए, तो इसका मतलब दो डायरेक्शन आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक सिंगल पॉइंट पे, जो कि असंभव है, जो कि कभी भी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जितने भी सारे पॉइंट हैं हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो वैल्यू है उसका मैग्नीट्यूड, उसका डायरेक्शन यूनिक है, वो कभी डबल नहीं हो सकता है, दो नहीं हो सकता है। तो उसलिए कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। बात आया समझ में? तो ये वेरी क्रूशियल पॉइंट है, इसका कारण समझ लो और जान लो, इसको याद रखो। देखो तीसरा जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि फील्ड लाइंस जो है दे आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर। अगर एक कंडक्टर है, कंडक्टर समझते हो ना, कंडक्टर का मतलब है जिसके मतलब जो इलेक्ट्रॉन को फ्लो करा देता है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। बात है समझ में? और कंडक्टर का परमिटिविटी कितना था? इनफाइनाइट। मतलब जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कंडक्टर का कितना था? इनफाइनाइट। ओके, तो ये कंडक्टर के सरफेस से जब फील्ड लाइंस निकलते हैं हमेशा परपेंडिकुलर होके निकलते हैं। इसका भी कारण बहुत इंटरेस्टिंग है और इसको भी समझना है। देखो यहाँ पे ये कंडक्टर है, ये क्या है कि कंडक्टर है, तो यहाँ से जो फील्ड लाइन निकल रहा है वो सरफेस को परपेंडिकुलर होके निकलेगा। यहाँ से अगर ऐसे निकल रहा है तो ये भी परपेंडिकुलर होके निकलेगा, यहाँ से ऐसे निकल रहा है ये भी परपेंडिकुलर होके निकलेगा। इसका भी कारण क्या है इसको समझो। जब मेरे को बताओ एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एक वेक्टर एक इंक्लाइंड होके ऐसे निकल रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, उस केस में इस वेक्टर का दो कंपोनेंट बन जाता है, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। मगर अगर कोई वेक्टर ऐसे रहता है, सिर्फ एक्स एक्सिस में रहता है, उसका वर्टिकल कंपोनेंट रहता है क्या? नहीं रहता है ना, सारा मतलब डायरेक्शन सारा कंपोनेंट रह गया एक्स डायरेक्शन में। मगर एक कोई एक वेक्टर सिर्फ एंड सिर्फ वाई एक्सिस के डायरेक्शन में ऊपर की तरफ है तो उसका भी कंपोनेंट भी एक्स कंपोनेंट भी नहीं बनेगा, क्योंकि वो वाई डायरेक्शन में, उसका वर्टिकल कंपोनेंट रहेगा, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहेगा ही नहीं। बात है समझ में? तो सिमिलरली मेरे को बताओ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर होगा टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर, तो ये परपेंडिकुलर हो गया तो इसका भी कोई भी कंपोनेंट ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रहेगा ही नहीं, मतलब जो कि पैरेलल टू द सरफेस, तो सरफेस को पैरेलल होके इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कोई भी कंपोनेंट रहेगा ही नहीं। तो ये क्यों नहीं रहता है, इसका भी कारण मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। कूलम्ब्स लॉ में हम पढ़े थे कंडक्टर का जो परमिटिविटी होता है ना, ये डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये हो जाता है इनफाइनाइट। जब परमिटिविटी हो जाता है इनफाइनाइट तो फोर्स कितना हो जाएगा बताओ? कूलम्ब्स लॉ से फोर्स हो जाता है जीरो। तो इसका मतलब एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है वो हो जाता है जीरो। तो ये हम कूलम्ब्स लॉ से पता किए थे, ये फोर्स बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो मतलब डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। अगर ये इनफाइनाइट हो जाएगा तो फोर्स हो जाएगा जीरो। तो इसलिए इसका मतलब डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनफाइनाइट है, तो इसका मतलब कंडक्टर के ऊपर अगर चार्ज है तो इसका मतलब कोई भी फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा ही नहीं, फोर्स हो जाएगा जीरो। तो इसलिए ना इसका कोई भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस डायरेक्शन में नहीं रहता है। अगर रहता तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रहता जो कि असंभव है, कंडक्टर के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का अमाउंट हो जाता है जीरो। हम लोग पढ़ चुके हैं कि कंडक्टर से जब फील्ड लाइंस निकलता है कैसे परपेंडिकुलरली निकलता है, और उसको थोड़ा बहुत और भी बताता हूँ। देखो ये कंडक्टर होता है ना, अगर फील्ड लाइंस का एक पैरेलल कंपोनेंट रहता है, बताया समझ में? जब मान लो फील्ड लाइन ऐसे निकलता, उसका परपेंडिकुलर और पैरेलल कंपोनेंट दोनों रहता, उस केस में पैरेलल कंपोनेंट अगर फील्ड लाइन का है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी का पैरेलल कंपोनेंट है, तो इसका मतलब सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी है। मगर हमको पता है कंडक्टर के सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लगता है, क्योंकि इसका परमिटिविटी हो जाता है इनफाइनाइट और उसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाता है जीरो। इतना बात याद रहेगा ना? तो इसलिए तो ये कभी भी पैरेलल या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कंडक्टर के सरफेस के ऊपर रहता नहीं है। तो इसलिए हमेशा कंडक्टर से
हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये परपेंडिकुलर होके निकलते हैं, ये बात याद रखना है। अब लास्ट 2 पॉइंट है, 2 प्रॉपर्टीज है, उसको देख लेते हैं, हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। देखो ये चौथा प्रॉपर्टीज जो है वो बताता है कि जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड को हम शो करते हैं ना, आप लोगों को पता है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इट वेरीज इनवर्सली विद द डिस्टेंस। इसका मतलब आज द डिस्टेंस इंक्रीजेस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ग्रेजुअली डिक्रीजेस। तो डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ते रहता है चार्ज से, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड है उसका अमाउंट धीरे धीरे घटते रहता है। तो उसको हम मतलब पिक्टोरियली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसका रिप्रेजेंटेशन के लिए देखो हम मान लो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, तो उसके चारों तरफ ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो धीरे धीरे मेरे को बताओ यहाँ पे ज्यादा रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, धीरे 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 घटते जाएगा। उसको शो करने के लिए पहले बड़ा आरो लगाते हैं, फिर छोटा आरो, फिर और छोटा आरो, फिर और छोटा आरो, इस तरह का हम शो करते हैं। तो इसका मतलब पास पास जो आरो रहेगा वो क्या रहेगा, बड़ा, फिर ग्रेजुअली छोटा होते जाएगा। तो इस तरह का जब रिप्रेजेंट करते हैं कहीं पे भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह का दिखने लगेगा, पहले बड़ा, फिर उससे थोड़ा छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। तो इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा है, और ग्रेजुअली जैसे जिस डायरेक्शन में एरो छोटा होता जाता है तो उस डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है, उसका इंटेंसिटी का जो वैल्यू है वो डिक्रीज होता जाता है। बताया समझ में? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करने का ये एक रिप्रेजेंटेशन भी है। और तो इसका मतलब लेंथ ऑफ एरो ये शोज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये एक प्रॉपर्टीज हो गया। आज मतलब वेरेवर यू विल फाइंड द लेंथ बिगर, मतलब देयर द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी हायर, है ना। तो ये चीज हमेशा याद रखना। अब देखो लास्ट जो प्रॉपर्टी मैं बता रहा हूँ इसको भी कान खोल के बढ़िया से सुन लो, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो लास्ट जो 5वां प्रॉपर्टी है ये बताता है मतलब द प्लेस वेयर द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल बी ग्रेटर, दैट मीन्स देयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज हायर। तो इसका मतलब एक जगह है जहाँ पे मतलब ये सेम एरिया में यहाँ पे 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको मिला और उतने ही एरिया में 2 इलेक्ट्रिक या 3 इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स मिलता है ना, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मिलता है। तो मेरे को बताओ ये सेम एरिया में यहाँ पे 4 फील्ड लाइंस है, यहाँ पे 3 फील्ड लाइंस है, तो कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये हायर है और कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर है। ये अगर सवाल पूछा गया तुम्हारा आंसर होना चाहिए हियर, बिकॉज यहाँ पे सेम एरिया में जब 4 फील्ड लाइंस आ गया ना तो यहाँ पे फील्ड लाइन का जो डेंसिटी है वो ज़्यादा हो जाता है ना। इसका मतलब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया उसको बोलते हैं फील्ड लाइन डेंसिटी या डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस, और ये यहाँ पे ज़्यादा है और यहाँ पे क्या हो गया, ये कम हो गया। तो इसका मतलब इस एरिया में, इस पर्टिकुलर जगह में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर है, फिर यहाँ पे वो वीकर हो गया। ओके, तो इस तरह का हमेशा याद रखना। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देख के ही हम बता सकते हैं कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। ओके, तो अब एक छोटा सा और एक डायग्राम बना रहा हूँ, उससे आप लोग बढ़िया से समझ सकते हो। देखो इस तरह का एक डायग्राम है, देखो मेरे को बताओ। तो यहाँ पे ये यहाँ पे सोर्स चार्ज हमारा है, सोर्स चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे ऐसे बाहर निकल रहे हैं। बताया समझ में? तो आप लोगों को पता है कि यहाँ पे सॉलिड एंगल एक कंसेप्ट है। सॉलिड एंगल को हम कैसे शो करते हैं बताओ, डी ओमेगा से शो करते हैं। और ये डी ओमेगा जो सॉलिड एंगल होता है, जो भी ये 3 डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ऐसा नहीं कि मतलब एक प्लेन के ऊपर निकल रहा है, ये यहाँ पे निकल रहा है, यहाँ पे निकल रहा है, यहाँ पे निकल रहा है, 3 डायमेंशनल ये निकल रहा है, चारों तरफ निकल रहा है ना। तो फिर कोई भी यहाँ पे एक सरफेस में रैंडमली ले लिया, वो सरफेस यहाँ पे इस पॉइंट पे जितना सॉलिड एंगल ऑब्टेन कर रहा है उसको पता करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, ds/r²। बताया समझे? ये सॉलिड एंगल का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से मेरे को बताओ ds क्या हो जाएगा, r² d ओमेगा। तो ये हो गया हमारा ये सरफेस एरिया का मतलब फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ सॉलिड एंगल। यहाँ पे r क्या है, ये डिस्टेंस है, यहाँ से ये मान लो r1 है, तो यहाँ से यहाँ तक ये हो गया r2, यहाँ से यहाँ तक ये हो गया r3। तो r3 ज़्यादा है, r2 कम है, r1 उससे भी कम है। तो मेरे को बताओ ds अगर इतना आ गया, जो फील्ड लाइन डेंसिटी
लाइन डेंसिटी, इसका मतलब है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को n ले लो पर यूनिट एरिया ds। ओके, तो यहाँ पे मेरे को बताओ, ये इसको ले लो ds1, इसको ले लो ds2, इसको ले लो ds3। देखो यहाँ पे ये तीनों सरफेस एरिया सेम सॉलिड एंगल यहाँ पे ऑब्टेन करेंगे, एंगल तो सेम ही रहने वाला है। तो मगर ds1 कैसे अलग है ds2 ds3 से? ds1 देखो, ds1 जो है ये हो जाएगा r1 स्क्वायर d ओमेगा, मतलब ये बस डिस्टेंस अलग अलग है, इसलिए ये d ओमेगा तो सबके लिए सेम है, तीनों सरफेस के लिए। डिस्टेंस अलग अलग होने के कारण उनका प्रोडक्ट जो है वो अलग हो जाता है, तो इसलिए ds1 ds2 dsT ये अलग अलग हो जाएंगे। बात है समझ में? तो डिस्टेंस जहाँ पे ज्यादा है वो सरफेस एरिया ज्यादा है, तो यहाँ पे डिस्टेंस सबसे ज्यादा है, तो ये सरफेस एरिया सबसे बड़ा बन गया। तो मेरे को बताओ ds1 ये आ गया, तो सिमिलरली ds2 भी आ जाएगा, ये r2 स्क्वायर d ओमेगा, ds3 आ जाएगा r3 स्क्वायर d ओमेगा। ओके, तो इसका मतलब ds3 सबसे बड़ा सरफेस एरिया यहाँ पे निकला, क्योंकि कि d ओमेगा सेम है मगर r3 सबसे ज्यादा डिस्टेंस है, तो इसलिए सबसे ज्यादा डिस्टेंस इसके साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा। ये तीनों की कंपैरिजन में ds3 सबसे ज्यादा निकला। अगर सरफेस एरिया सबसे ज्यादा हो गया, मेरे को बताओ फील्ड लाइन का जो डेंसिटी है, नंबर ऑफ लाइंस है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, नंबर ऑफ लाइंस जो n है ये हर जगह सेम है, और यहाँ पे ये जो क्वांटिटी है ds3 ये सबसे बड़ा क्वांटिटी है। मतलब डिनोमिनेटर जब सबसे बड़ा हो जाता है, न्यूमरेटर सबके लिए सेम रहता है, तो फील्ड लाइन डेंसिटी क्या हो जाएगा? ये सबसे कम हो जाएगा। पता है समझ में? तो इसका मतलब सीधा सा मतलब यही है कि फील्ड लाइन डेंसिटी जो है ये डिपेंड करता है सरफेस एरिया के ऊपर। ओके, तो सरफेस एरिया जहाँ पे ज्यादा है ना, तो वहां पे क्या हो जाएगा? फील्ड लाइन का जो डेंसिटी है वो हो जाएगा कम। तो यहाँ पे देखो सरफेस एरिया कम है, उतने ही नंबर ऑफ लाइन है, मगर फील्ड लाइन का जो डेंसिटी है वो है ज्यादा। तो फील्ड लाइन का डेंसिटी जहां पे ज्यादा है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू ज्यादा होगा। तो एक सोर्स चार्ज से जो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में जो फील्ड लाइंस निकल रहे हैं, तो धीरे धीरे जो पास एरिया में जो सरफेस तुम ड्रॉ करोगे 3 डायमेंशनल सरफेस, तो यहाँ पे सरफेस एरिया कम मिलेगा। धीरे धीरे रेडियली आउटवर्ड धीरे धीरे उसका सरफेस एरिया बढ़ते जाएगा। तो जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ते जाएगा तो हमारा फील्ड लाइन का जो डेंसिटी है वो घटते जाएगा। ओके, और फील्ड लाइन का जो डेंसिटी जैसे जैसे घटते जाता है, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो वैल्यू है वो भी घटते जाता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है? ग्रेजुअली वीकर होते जाता है। यहाँ पे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, फिर थोड़ा और वीक हो गया, फिर आगे और वीक हो गया। तो यही है मतलब शॉर्टकट तरीका आपको पता करने के लिए कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर है, कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीकर है। तो वो कैसे पता चलेगा? वो इस डायग्राम से तुमको बस देखना है कि मतलब अगर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हर जगह है, कहाँ पे एरिया ज्यादा है? जहाँ पे एरिया ज्यादा है वहां पे फील्ड लाइंस का जो डेंसिटी कम हो गया, तो इसका मतलब वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीकर हो गया। यही बस आप लोगों को याद रखना है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ फील्ड लाइन से तुम बता सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ स्ट्रॉन्गर है और कहाँ वीकर है। अगर एरिया दोनों जगह सेम रहा, मतलब दोनों जगह एरिया सेम रहा, अगर इसके थ्रू ये 5 जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इसके थ्रू 2 जा रहा है, अगर एरिया सेम है, और यहाँ पे डायरेक्टली डिपेंड करेगा नंबर ऑफ फील्ड लाइन के ऊपर। जहाँ पे नंबर ऑफ फील्ड लाइन ज्यादा है वहां पे हमारा फील्ड लाइन का डेंसिटी ज्यादा हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। तो यहाँ पे एरिया तो सेम है दोनों जगह, यहाँ पे फील्ड लाइन का संख्या कम हो गया, n कम हो गया, तो इसका मतलब फील्ड लाइन का डेंसिटी यहाँ पे क्या हो गया? कम हो गया, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीकर हो गया। तो इतना ही पॉइंट आप लोगों को फील्ड लाइन के बारे में याद रखना है। जितना भी बता दिया, हर एक पॉइंट से आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो ध्यान से इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखना और हर एक पॉइंट को समझने के लिए कोशिश करना और उसको नोट डाउन करना और बार बार देखना। एक बार में अगर नहीं समझ में आया, बार बार देखना बढ़िया से। अगर ज़्यादा कुछ सीखने को मिला इस वीडियो के जरिए आपको, तो सबके साथ शेयर करो, सबको बताओ कि फील्ड लाइंस कितना इंपॉर्टेंट है हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की पढ़ाई के लिए। आता है समझ में? तो I hope that's it for today, and see you next time. Until then, please be healthy and happy, and don't forget to subscribe the channel.